नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़े हैं सभी लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए। और आज हम लोग हीट एंड टेम्परेचर को कंप्लीट करने वाले हैं। हीट एंड टेम्परेचर का आज दूसरा सेशन चल रहा है। बहुत ही बेहतरीन सेशन हीट एंड टेम्परेचर का होने वाला है। ओके, तो सारे लोग जल्दी से एक बार जुड़ जाइए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हीट एंड टेम्परेचर का। तो कल हमने आपको दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें बताया था। हीट एंड टेम्परेचर में क्या अंतर है। हीट एंड टेम्परेचर में आपको अंतर हमने कल बताया था। उष्मा और ताप में क्या अंतर है, कल हमने बताया था। उष्मा बढ़ने से तापमान हमारा बढ़ता है, हीट बढ़ने से हमारा टेम्परेचर में वृद्धि होता है। क्या बढ़ने से? हीट बढ़ने से आपका टेम्परेचर बढ़ता है। हीट बढ़ने से आपका क्या बनता है? टेम्परेचर बढ़ता है। उसके बाद हमने क्या क्या बताया था, जरा इन चीजों को जरा देखिएगा। हीट बढ़ने से, उष्मा बढ़ने से आपका जो है वो टेम्परेचर, ताप जो है वो इंक्रीज होता है। उसके बाद बताया था इसका एसआई मात्रक, उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है भाई साहब? जूल होता है। और ताप का जो एसआई मात्रक होता है वो केल्विन होता है। सीजीएस पद्धति में से सेल्सियस से रिप्रेजेंट करते हैं। सीजीएस पद्धति में इसे सेल्सियस से रिप्रेजेंट करते हैं। और सीजीएस पद्धति में उष्मा को हम लोग कैलोरी में रिप्रेजेंट करते हैं। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़े हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। ओके, तो सारे लोग जल्दी से फटाफट जुड़ जाइए, फिर क्लास को हम लोग शानदार तरीके से करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। पिछले क्लास में हमने पहले लेक्चर जो हीट एंड टेम्परेचर का पार्ट 1 आपने पढ़ा था, आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ओके, आज हीट एंड टेम्परेचर का लास्ट क्लास है, पूरे अच्छे से देखिएगा। और मैंने आपको क्या याद करने बोला था? हमने बोला था जो हम लोग टेम्परेचर को मापते हैं उसका जो स्केल है, उसके न्यूनतम बिंदु और उच्चतम बिंदु आपको जरूर याद रहना चाहिए। न्यूनतम बिंदु में हमने बताया था सेल्सियस का न्यूनतम बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है, उच्चतम बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर हम बात करें केल्विन का, 273 के होता है, उच्चतम बिंदु 373 के होता है। फ़ारेनहाइट का बात करें तो 32 एफ होता है न्यूनतम बिंदु फ़ारेनहाइट में। और उच्चतम बिंदु देखेंगे 212, तो 32 और 212 का रिलेशन। उसके बाद हमने बताया था र्यूमर में बताया था 0 आर, और उच्चतम बिंदु हमने बताया था 80 आर, मतलब 80 डिग्री आर र्यूमर में। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए, उच्चतम बिंदु, न्यूनतम बिंदु। ये कुछ चीजें होती है जो आपको कभी कभी ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत होती है। एक आध बार आप इसको रिवाइज ऐसे करते रहिएगा। बाकी हमने सारे चीजों के बारे में चर्चा कर रखा था। आज उससे आगे दूसरा चीज हमने बताया था, एब्सोल्यूट जीरो के बारे में बताया था। यहाँ भी एक पॉइंट याद रखने वाली बातें हैं। एब्सोल्यूट जीरो के बारे में भी हमने चर्चा किया था। एब्सोल्यूट जीरो में हमने क्या क्या बताया था कि -273 डिग्री सेल्सियस पर, अगर सेल्सियस की बात करें तो -273 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पर? -273 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रही होगी मेरी बातें कि -273 डिग्री सेल्सियस पर, -273 डिग्री सेल्सियस के बारे में हमने बताया है आपको कि -273 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी पदार्थ का काइनेटिक एनर्जी जो होता है, गतिज ऊर्जा जो है, पूरा थमसा जाता है। समझ में आ रहा? और संसार का सबसे बोला गया है कि -273 संसार का सबसे न्यूनतम तापमान होता है। संसार का सबसे न्यूनतम तापमान जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ये इन सब चीजों के बारे में आपको, फ़ारेनहाइट के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझाया कि -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा परम शून्य तापमान का वैल्यू क्या होता है, अगर केल्विन में पूछेगा तो 0 के होता है। क्या होता है? तो 0 के का जो वैल्यू है यही है। ओके, अब हम बताए थे ताप और उष्मा। उष्मा ट्रांसफर की जो प्रोसेस है ये हमने आपको चर्चा कर दिया था। हीट 3 प्रकार से इसका हीट का ट्रांसफर होता है। हीट ट्रांसफर के ये तीनों प्रोसेस आपके दिमाग में, समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। हीट ट्रांसफर की ये तीनों विधियां, जैसे हमने बताया था आपको, कन्वेक्शन के बारे में बताया था, कंडक्शन बताया था और रेडिएशन बताया था। और इसमें हमने बोला था कि हीट ट्रांसफर करने की जो सबसे फास्ट प्रोसेस है, सबसे तेज विधियां है, वो है आपका रेडिएशन। रेडिएशन के द्वारा हीट जो है फास्टली ट्रांसफर होता है, रेडिएशन के माध्यम से। किसके माध्यम से? रेडिएशन के माध्यम से। समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा जो प्रोसेस हमने बताया था कन्वेक्शन बताया था, और तीसरा हमने बताया था कंडक्शन। हीट ट्रांसफर करने का जो सबसे स्लो प्रोसेस है वो है कंडक्शन, जिससे आप ठोस चीजों को, छड़, लोहा, इन सब चीजों को हम लोग गर्म करते हैं, ये कंडक्शन विधि द्वारा। जैसे पूछेगा आपसे वायुमंडल जो है आपका, वायुमंडल जो है आपका गर्म होता है, तो वायुमंडल किसके द्वारा? कन्वेक्शन के द्वारा, संवहन विधि के द्वारा
वायुमंडल या पानी गर्म होता है संवहन विधि द्वारा, या सूर्य से पृथ्वी जो गर्म होती है वो रेडिएशन विधि द्वारा, सूर्य की उष्मा का हमें एहसास होता है वो भी आपका रेडिएशन विकिरण प्रोसेस के द्वारा। तो ये सारे पॉइंट्स के बारे में हमने चर्चा, विकिरण चालन क्या है, ये सारे चीजों के बारे में हमने चर्चा पिछले क्लास में कर रखा था। ब्लैक बॉडीज क्या है, कृष्ण पिंड के बारे में हमने बताया था, वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी हमने चर्चा कर रखा था पिछले क्लास में। आज इससे आगे हम लोग चलेंगे। तो यहाँ तक सारे लोग रेडी है, तैयार है, सभी लोगों को समझ में आ गया था। तो जल्दी से एक बार 1 टाइप कर ले सर, यहाँ तक हमें सारे पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ गया था। क्या समझ में आया था कि नहीं? आया था कि नहीं? जल्दी से बताइए, आप लोग बता रहे कि नहीं? तो इन बातों का ध्यान आपको रखना होगा। ओके, तो चलिए हम लोग जरा समझते हैं। पृथ्वी पर तापमान बहुत अधिक बढ़ना या धीरे धीरे बढ़ना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार गैस हमने बताया था CO2 है। CO2 जो है ये ग्लोबल, और हमने बताया था कि अगर CO2 की मात्रा बढ़ेगा तो भी हानिकारक है। CO2 CO2 की मात्रा अगर घटेगा वो भी आपके लिए हानिकारक है। ओके, तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप गुड मॉर्निंग नहीं, अब हम लोग सीधा सा और फालतू कमेंट कोई भी नहीं पढ़ेंगे, पहली बात हमने बता दिया है। एकदम आराम से पढ़ाएंगे, चैप्टर है, थ्योरी है, थोड़े अच्छे से समझिएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। आज आपका लास्ट होगा, वैश्विक तापन के बारे में हमने सारा चर्चा कर दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे तापमापी के बारे में। वैश्विक तापन समझ में आपको आ गया था बहुत अच्छे तरीके से। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इससे क्या क्या समस्याएं आती है, ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने चर्चा पिछले कक्षाओं में कर रखा था। अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर को तो जरूर देख लीजिएगा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, वो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग करेंगे विभिन्न प्रकार के तापमापी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर के बारे में। थर्मामीटर के बारे में हम लोग कुछ चीजों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तापमापी का निर्माण जो है वो गैलीलियो ने किया था। थर्मामीटर का तापमापी का जो आविष्कार किया था वो गैलीलियो ने किया था। आमतौर पर प्रयोगशाला थर्मामीटर भी जो होते हैं, तापमापी भी जो होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। जैसे आप देखेंगे प्रयोगशाला थर्मामीटर तापमान परिसर जो होता है 10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर जो होता है 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो अब क्या है कि कई ऐसे चीज हैं जिसकी टेम्परेचर होता है 1000 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं कि बॉडी डॉक्टरी थर्मामीटर लगा देंगे। तो थर्मामीटर भी अलग अलग चीजों में कैटेगराइज, थर्मामीटर भी कैटेगराइज है अलग अलग चीजों के तापमान को मेजर करने के लिए। तो हम लोग उसको भी हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे और थर्मामीटर में क्या क्या चीजों का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज हमने बताया कि तापमापी का जो निर्माण है, तापमापी का जो निर्माण है वो गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। तापमापी का निर्माण किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। किसका निर्माण? तापमापी का जो निर्माण है वो किसने किया था? गैलीलियो ने तापमापी का निर्माण किया था। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद है द्रव्य तापमापी। एक होता है हमारा लिक्विड थर्मामीटर। लिक्विड थर्मामीटर ये क्या है? द्रव्य तापमापी में प्राय पारा या अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। द्रव्य तापमापी में हमने क्या बताया कि पारा और अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने क्या बोला कि द्रव्य तापमापी में प्राय पारा और अल्कोहल, पारे वाले तापमापी का जो ताप प्रसार होता है, मतलब जो रेंज होता है, पारे वाला पारा से का जो प्रसार होता है वो 30 डिग्री से लेकर 350, पारा वाला जो होता है थर्मामीटर वो 30 से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस तक हम मेजर कर सकते हैं। अल्कोहल तापमापी जो होता है वो -40 से लेकर, अल्कोहल वाला -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 78 डिग्री 78 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना होगा। हमने क्या क्या बताया ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। सबसे पहला पॉइंट जो हमने बताया है कि जो लिक्विड थर्मामीटर होता है, तो लिक्विड थर्मामीटर में दो प्रकार के द्रव्य का इस्तेमाल करते हैं। एक हमारा होता है अल्कोहल, एक हमारा क्या है? अल्कोहल, अल्कोहल, और दूसरा हमारा होता है पारा। पारा द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु है। धातुओं की संख्या 91 है। टोटल 91 मेटल में मात्र एक मेटल है जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, वो है पारा। पारा
तो द्रव्य थर्मामीटर में हम लोग दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, एक हमारा पारा का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा हम लोग अल्कोहल का। तो पारा का जो रेंज है कि 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसा नहीं कि 800 डिग्री सेल्सियस को भी मेजर करने के लिए हम लोग पारा वाले थर्मामीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पारा वाले थर्मामीटर का या अल्कोहल थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं है। तो पारा वाले जो थर्मामीटर होते हैं वो आपका 30 से लेकर 350 डिग्री तक के रेंज को आप मेजर कर सकते हैं। और आपका जो अल्कोहल वाला थर्मामीटर है, इसका अल्कोहल थर्मामीटर जो है वो आपका -40 से लेकर 78 डिग्री सेल्सियस तक। इसका निर्माण फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने, जिसका ताप प्रसार काफी कम रखा गया। अब हम लोग बात करेंगे डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में। तो पहले आपने देखा कि तापमापी का आविष्कार गैलीलियो ने किया। तापमापी का जो आविष्कार किया वह गैलीलियो ने किया, ये आपने देखा। दूसरा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डॉक्टरी थर्मामीटर, जो आपके घर में भी प्राय होगा ही। डॉक्टरी थर्मामीटर, क्या मैं बोल रहा हूँ, डॉक्टरी थर्मामीटर। और आपके अभी आपको मैंने बताया थर्मामीटर में एक द्रव्य थर्मामीटर में हमने बताया कि पारा और अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डॉक्टरी। जब आपको डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में पूछेगा तो फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने इस्तेमाल किया। इसीलिए हम हमारा जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें जो न्यूनतम और अधिकतम तापमान आप लिखा हुआ देखते हैं वो नॉर्मली फ़ारेनहाइट में होता है। कहते हैं 98 बुखार है या 99, 99 वो फ़ारेनहाइट में है। 99 डिग्री सेल्सियस जिस दिन हो जाएगा वह आदमी पृथ्वी पर नहीं रहेगा। पृथ्वी पर रहेगा लेकिन क्या रहेगा वो आपको भी पता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे दो चीजें, सबसे पहले तापमापी का आविष्कार तो गैलीलियो ने किया था, लेकिन पूछेगा अगर डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये सब क्वेश्चंस वन लाइनर क्वेश्चन काफी खतरनाक होते हैं, जो आपको दिमाग में सेट रखना होगा। वहां पूछेगा तापमापी का तो गैलीलियो करेंगे, पूछेगा डॉक्टरी तापमापी का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया। और इसीलिए इसी के सम्मान के लिए वो जो आप डॉक्टरी थर्मामीटर देखते हैं उसके बाद जो हम लोग तापमान को मेजर करते हैं, बात समझ में आ रही है? तो उस पॉइंट को आपको ओके, तो ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया, जो कि आपका 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस होता है, अथवा 95 से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। क्योंकि इसमें ज्वार फीवर मापते हैं, इसीलिए इसे ज्वार मापी या डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर का रेंज आप जरा समझ लीजिए। तो इसका जो होता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट 95 से लेकर आपका 110 फ़ारेनहाइट तक होता है रेंज फ़ारेनहाइट में। अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस तक, 35 डिग्री से 43। ओके, ये सर आपके पास जो है पूरा प्रॉपर जो है पीडीएफ चले जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना। सिर्फ अभी आप समझने का जो मैं बोल रहा हूं आपको बिल्कुल एकदम आसान से शब्दों में मैं समझाने का प्रयास करता हूं, बिल्कुल आसान से शब्दों में। मैं चाहता हूं आपको हर एक पॉइंट जो है पूरा प्रॉपर वे में समझ में आए, हर एक पॉइंट। तो हमने क्या बोला कि अब आपका पूछेगा डॉक्टरी थर्मामीटर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक के द्वारा। और आपका डॉक्टरी थर्मामीटर का फ़ारेनहाइट में रेंज क्या होता है, तो 95 से 110, याद रहेगा। डॉक्टरी थर्मामीटर का में फ़ारेनहाइट का जो रेंज होता है वो 95 से लेकर 110, या सेल्सियस में पूछेगा तो 35 से 43 डिग्री, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर, बस दो ही चीजें याद रखनी है आपको। चलते हम लोग आगे। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्मली आप देखेंगे रेड सिंबल, लाल निशान होता है कि 37 डिग्री सेल्सियस पर या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आपका थर्मामीटर में जो होता है वो रेड निशान लगा होता है, लाल जैसा निशान लगा होता है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। सेल्सियस में अगर अगर बात करें तो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में अगर बात करें 98.4। इसमें कुछ चीजें जो है याद करने वाले। तो हमने आज आपको क्या बताया, सबसे पहले हमने बताया तापमापी के बारे में,
तापमापी का जो आविष्कार है वो गैलीलियो ने किया। उसके बाद हमने सबसे पहले द्रव्य तापमापी बताया। द्रव्य तापमापी में दो चीजों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हमने बताया पारा का इस्तेमाल करते हैं। पारा का जो रेंज है वो हमने 30 से डिग्री सेल्सियस से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं पारा वाले थर्मामीटर का। उसके बाद हमने अल्कोहल में बताया -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 78 डिग्री सेल्सियस तक को हम लोग मेजर कर सकते हैं, 78 डिग्री सेल्सियस तक अल्कोहल वाले थर्मामीटर से। दूसरा चीज फिर हम लोग आए डॉक्टरी थर्मामीटर में। डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया और उसमें हम लोग पारे का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग पारा का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? पारा का इस्तेमाल करते हैं। और इसका रेंज हमने बताया कि फ़ारेनहाइट में अगर रेंज देखा जाए डॉक्टरी थर्मामीटर का तो 95 से 110, 95 से आपका 110 फ़ारेनहाइट में ये वैल्यू है। ऐसा नहीं कि 99 डिग्री सेल्सियस किसी को बुखार आ जाएगा। जिस दिन 99 डिग्री सेल्सियस बुखार आ जाएगा, आने लायक रहेगा ही नहीं, तो आएगा क्या? आ ही नहीं सकता है। वो जलने के बाद ही उसकी बॉडी का टेम्परेचर हो सके आग में ही 99 रहे। समझ में आ रहा है कि जो मानव का सामान्य तापक्रम को व्यक्त करता है। ये जो आपका जो आप देखेंगे मेडिकल थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर में आपका लाल सिंबल बना होता है, रेड कलर का सिंबल बना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर। जैसे 37 डिग्री सेल्सियस पर या 98 डिग्री सेल्सियस पर आप देखेंगे लाल सिंबल बना होता है, जो बॉडी का न्यूनतम तापमान होता है। इसीलिए कहते हैं आपके बॉडी का जो न्यूनतम टेम्परेचर है वह 37 डिग्री सेल्सियस है। या फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपको ध्यान में रखना होगा मेरे प्यारे साथी। चलते हैं आगे। आगे हमारा क्या है? गैस तापमापी। अब हमारे पास जो है अगला पॉइंट वो है गैस तापमापी। तो आपने लिखा लिक्विड तापमापी जो होता है वो नॉर्मली टेम्परेचर को मेजर करने में हम लोग इस्तेमाल करते थे, जो कम तापमान की चीजों को मेजर करना है। लेकिन जो ज्यादा उद्योग में जैसे फैक्ट्री वैक्ट्री में कई चीजों का तापमान बहुत ज्यादा होता है, उसको मेजर करना ऐसा नहीं छू के बता देंगे हम। जैसे अम्ल है तो अम्ल के लिए हम लोग कई कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, कृत्रिम कंडक्टर, नेचुरल कंडक्टर। अम्ल को ऐसा नहीं हर चीज जितने भी प्रकार के अम्ल हैं सबको हम खा कर ही बताएं, ऐसा तो नहीं है। उसी तरह से बहुत सारे टेम्परेचर हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर 200 डिग्री, 300 डिग्री, 400 डिग्री सेल्सियस, 500। अब उसके उसमें क्या होगा? पारा वाला थर्मामीटर तो काम नहीं करेगा, अल्कोहल वाला भी नहीं करेगा। तो आपने द्रव्य तापमापी में देखा कि हम लोग इसका रेंज क्या होगा। उसी तरह हम लोग चलते हैं गैस तापमापी में। किसमें चलेंगे? गैस तापमापी। तो गैस तापमापी का प्राय जो इस्तेमाल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। किसका? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस का। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है हाइड्रोजन गैस का, सबसे हल्की गैस है। और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बारे में कई रोचक जानकारी है। नाइट्रोजन के बारे में कई रोचक जानकारियां आपको पता ही है, पता है कि नहीं है? नाइट्रोजन गैस के बारे में कई रोचक जानकारियां आपको बहुत अच्छे तरीके से पता ही है कि नहीं है? तो पहले दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट को, दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले जरा ध्यान से देखिएगा कि नाइट्रोजन का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अभी जो आप मोटरसाइकिल में नाइट्रोजन भराते होंगे, कार में व्हील में नाइट्रोजन, पहले हम लोग एरोप्लेन के चक्के में भी हाइड्रोजन हीलियम भरते थे, लेकिन अब नाइट्रोजन भरने लगा। एक तो ये चिप्स के पैकेट में भी आपने नाइट्रोजन, अब बोलेंगे क्यों चक्के में आपने नाइट्रोजन भरना शुरू किया, हीलियम क्यों नहीं भर रहे हैं सर? एक्चुअली नाइट्रोजन क्या होता है? ठंडी गैस होती है सर, तो चक्के को गर्म होने से बचाता है। गर्मी के दिनों में खास करके नाइट्रोजन ही रखिए अपने गाड़ी के चक्के में। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपको समझ में आ रहा है। लेकिन अभी हम देखिए कि गैस तापमापी में, जैसे आपने लिक्विड तापमापी में देखा, लिक्विड थर्मामीटर, जिनको पीडीएफ वुडीएफ नहीं मिला है वो सब चीज मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको हर एक चीज मिल जाएगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए। अभी हम कोई भी बात नहीं करेंगे, बहुत लोग बहुत तरह का कमेंट कर रहे हैं सर, अभी हम कोई भी चर्चा, कोई भी रिएक्शन उस पर देना नहीं चाह रहे हैं। पहले आप ध्यान से चीजों को पढ़ने और समझने का कोशिश कीजिए। गैस तापमापी में प्राय हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है।
किसका? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल। जैसे द्रव्य तापमापी में आपने देखा पारा और अल्कोहल का इस्तेमाल। अब हाइड्रोजन का रेंज और नाइट्रोजन का रेंज देखिए। क्या हाइड्रोजन का जो रेंज है, जरा उस रेंज को देखिए। ये है 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को अगर मेजर करना है तो हम लोग हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो गैस तापमापी में नॉर्मली हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो रेंज है, सर वो 200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस। क्या हमने बताया? 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक का इसका रेंज है। कितना है? 200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक का इसका रेंज है भाई साहब। समझ में आ रहा है? तो 200 हाइड्रोजन। दूसरा हमने बताया कि जो नाइट्रोजन है ये ज्यादा 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक। तो ज्यादा टेम्परेचर वाले चीजों को मापने के लिए आपको समझ में आ गया कि गैस तापमापी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, गैस थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें गैस थर्मामीटर में हम लोग दो गैस का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, याद रखना चाहिए। और हाइड्रोजन का जो रेंज है वो 2 और 5 याद रखिएगा। हाइड्रोजन का रेंज आप याद रख लीजिएगा 2 और 5, मतलब 200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस। और अगर नाइट्रोजन के विषय में बात करें तो 2 और 15 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस तक, 1500 डिग्री सेल्सियस तक। यहां तक सारा पॉइंट क्लियर है? जल्दी से आप लोग वन टाइप कीजिए फटाफट। यहां तक सारा पॉइंट आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया तो एक बार स्पीड में आप लोग वन टाइप कीजिए, ठीक है? ओके, चलते हम लोग आगे। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या बोला है? तापमान बढ़ने पर आयतन बढ़ता है इसलिए घनत्व घटता है। ये अभी एकदम ध्यान से आप लोग समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है कि तापमापी से क्वेश्चन नहीं आए, हाइड्रोजन और हीलियम का नहीं पूछे, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी इस चैप्टर में बहुत ज्यादा होती है कि तापमान बढ़ने पर आयतन बढ़ता है इसलिए घनत्व घटता है। पहले दो चीजों को समझने की जरूरत, पहले दो पॉइंट को समझने की जरूरत। आयतन क्या होता है और घनत्व क्या होता है? आयतन क्या होता है और घनत्व क्या होता है? डेंसिटी, वॉल्यूम। वॉल्यूम और डेंसिटी में अंतर आपको समझना है। वॉल्यूम और डेंसिटी में आपका अंतर समझना है। आपने वॉल्यूम का डिफिनेशन क्या पढ़ा है? आशीष कुमार CO2 रहता है। चलिए देखिए ध्यान से, हमने क्या बोला है सर? आप पहले आयतन और घनत्व में अंतर समझ लीजिए। आयतन और घनत्व में क्या अंतर है, बेसिक डिफरेंस क्या है? आयतन आपने क्या पढ़ा डिफरेंस? जो वस्तु जितना जगह छेकता है उसे उस वस्तु का हम लोग आयतन कहते हैं। क्या बोला? जो वस्तु जितना जगह छेकता है उसे उस वस्तु का हम लोग आयतन कहते हैं। जो वस्तु जितना जगह छेकता है। अब कोई वस्तु ज्यादा जगह छेक सकता है, इसका आयतन ज्यादा है। कोई वस्तु कम जगह छेकता है, इसका आयतन कम है। कोई वस्तु और कम जगह छेकता है, इसका आयतन कम है। कोई आयतन आपको समझ में आ रहा है? जो वस्तु जितना जगह छेक रहा है उसका आयतन, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। यही हमारा वॉल्यूम कहलाता है। मोटा आदमी है उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, पतला है उसका वॉल्यूम कम होगा। मोटा आदमी तो ज्यादा जगह छेकेगा ना भाई, उसको इतना बड़ा जगह चाहिए। जो पतला है वो कम, उसका वॉल्यूम कम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो मोटा है उसका वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम ज्यादा है कि नहीं? जो ज्यादा जगह छेक रहा। अब घनत्व क्या है? डेंसिटी। घना, घनत्व मतलब होता है घना। व्हाट इज मीन बाय डेंसिटी?
डेंसर, अगर कोई जंगल में पेड़ बहुत करीब करीब है, अगर कोई जंगल में पेड़ बहुत करीब करीब है, वो घना जंगल है। पेड़ बहुत बहुत दूर है तो वो घना वन नहीं है। समझ में आ रहा है? तो हम क्या समझा रहे हैं, आयतन बढ़ता है। अब देखिए, हम बोले ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ता है, ये पहले समझिए। पहला लाइन, फर्स्ट लाइन आपके दिमाग में यही होना चाहिए। आगे तब बहुत बात समझ में आएगा, ये बेसिक पॉइंट है। हमने बोला है ताप बढ़ने से, टेम्परेचर को बढ़ने से आपका आयतन बढ़ता है। टेम्परेचर को बढ़ने से आपका आयतन जो है वो इंक्रीज करता है। टेम्परेचर को बढ़ने से आपका आयतन बढ़ता है। मतलब अगर किसी चीज को यहां गर्म किया कर रहे थे, गर्म करते गया वॉल्यूम 1 था और यहां वॉल्यूम 2 हो गया। एक, मेरा भी सर वॉल्यूम ज्यादा ही है, समझ में आ रहा है? तो हमने क्या बोला, गर्म करने से जगह ज्यादा छिकता, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। गर्म करने से क्या हो रहा है, ये चीज आपके दिमाग में आज सेट होना चाहिए। गर्म करने से चीजें फैलता है और उसका आयतन, तो आपके दिमाग में एक पहला पॉइंट जो सेट हुआ है कि तापमान बढ़ेगा तो आयतन बढ़ता है। पता चला? अभी भी बात बोलिएगा नहीं समझ में आ रहा। हमने बोला गर्म करने से चीजें फैलेगा, फैलेगा तो जगह जगह लेगा, और ज्यादा जगह लेगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो हम इसीलिए कहते हैं किसी चीज का ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ता है और घनत्व तो घटता है, डेंसिटी। पहले क्या था, इंट्रामोलिकुलर, आप देखिए यहां पे वॉल्यूम कम था, वॉल्यूम का, यहां पे वॉल्यूम कम था। मान लो सर ये 5 kg सामान था, इसमें 5 kg आलू था या 5 kg पानी, 5 लीटर, हम जो भी है कुछ सामान था। अब जरा सर, अब यहाँ पे क्या था, इंट्रामोलिकुलर घनत्व तो बहुत ज्यादा था, वॉल्यूम कम था, काफी मॉलिक्यूल्स जो थे आपस में चिपके। यहाँ क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, घनत्व भी घट गया। तो कहते हैं इसीलिए घनत्व तो घटता है। घनत्व तो यहाँ क्या हो रहा है, घट जा रहा है। घनत्व तो क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो जल्दी से वन टाइप कीजिए, अगर ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया कि तापमान बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, और जब ज्यादा जगह हो गया तो दूर दूर खड़ा है, ज्यादा जगह हो गया तो आराम से है। बस में देखते हैं भीड़ बहुत है तो चिपक चिपक के जा रहा है, तो चिपक चिपक के जा रहा है मतलब डेंसिटी ज्यादा। अब बस में भीड़ नहीं है, एगो इस सीट पे बैठा है, एगो उधर बैठा है, एगो उधर बैठा है, तो वहां पे डेंसिटी कम है। तो वन टाइप कीजिए जल्दी से कि तापमान बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, तापमान बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है और घनत्व घटता है। ये अगर नहीं समझ में आएगा आगे दिक्कत होगा। आगे के पॉइंट में तो घनत्व बराबर होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बटा वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व, अगर डेंसिटी निकालना है उसके द्रव्यमान को आयतन से डिवाइड दीजिए, वो घनत्व निकल कर आएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, एक पॉइंट जो हमने समझाया था कि अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। चलते हैं, यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से देखिए। क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। अब बोला जल का आयतन, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम एट, ये क्वेश्चन पूछ, वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब आपको वॉल्यूम मतलब जल जो है, अगर 4 डिग्री सेल्सियस पर आप जल को रखेंगे तो सबसे कम जगह छेकेगा। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए तो घनत्व तो क्या होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर? हमने क्या बोला, सबसे कम जगह पानी कब छेकता है, जब वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी सबसे कम जगह कब छेकता है, जल्दी से बताइए।
हमने क्या बोला, पानी सबसे कम जगह कब छेकेगा, जब वो 4 डिग्री सेल्सियस। और पानी को देखिए और सोचिए कि पानी जब हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो सबसे कम जगह छेकेगा। मान लो पानी 8 डिग्री सेल्सियस पर इतना जगह छेकता था, 8 डिग्री सेल्सियस पर, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर उतना ही पानी इतना जगह छेक रहा है। तो इसीलिए है कि जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होगा। जब जगह कम छेकेगा तो घनत्व तो बढ़ेगा ना चाचा, तो डेंसिटी जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर ज्यादा होता है, अधिक बहुत कंफ्यूज रहता है बालक इस क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर पिछला थ्योरी आपने पढ़ा होगा तो ये समझ में आ जाएगा, खूब अच्छा से आपको समझ में। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब 4 डिग्री सेल्सियस पे दो चीज हो रहा है, चार जल के साथ 4 डिग्री सेल्सियस पे दो चीज हो रहा है, एक चीज बढ़ रहा है, एक चीज घट रहा है। तो बढ़ क्या रहा है, डेंसिटी, और घट क्या रहा है, वॉल्यूम। क्लियर, अब आप कर लेंगे सर। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन सबसे कम होता है और घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है। यह आपको ध्यान में रखना होगा, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब आप करिए घनत्व आयतन, घनत्व आयतन क्या बोले थे सर। तो कॉन्सेप्ट फिट होना चाहिए, आयतन मतलब जगह छेकना। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम जगह छेकता है, जब सबसे कम जगह छेकेगा तो पूरा चिपक चिपक कर होगा, तो मतलब डेंसिटी ज्यादा होगा। क्लियर, एकदम क्लियर है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही आपका क्लियर है सर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अगला पॉइंट, अगर जल को 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पहले क्वेश्चन खूब पूछता है, अगर जल को हम लोग 2 से डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर अगर 6 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पहले आयतन घटता है, फिर न्यूनतम होता है और फिर बढ़ जाता है। आयतन वॉल्यूम के बारे में बोला कि 2 से पहले, अब इसमें डायग्राम, अगर जल को 2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस, कभी कभी लिखा रहेगा क्वेश्चन में 2 से 10 तक, 2 से 8 तक ले जाया जाए तो पहले आयतन घटता है, पहले आयतन घटता है, फिर न्यूनतम होता है और फिर बढ़ जाता है। समझ में आ रहा? अगले पॉइंट में चलते हैं, जल का असमान प्रसार। ये 2 से 6 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझाएंगे न्यूटन का कूलिंग लॉ। एक क्या है, न्यूटन का कूलिंग लॉ क्या कहता है। न्यूटन का कूलिंग लॉ क्या है इसको हम लोग समझते हैं। न्यूटन का एक कूलिंग लॉ, इससे पहले आप सारा चीज समझ गए होंगे। अगर 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो पहले घनत्व तो बढ़ता है, फिर महत्तम होता है, फिर घटता है। तो आयतन, अगर ये लाइन आप समझे, सबसे पंच लाइन हमने आपको यही बता दिया। अगर ये समझ रहे थे आप कि टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी घटता है, तो आगे का सारे पॉइंट्स आप समझ गए होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर आपने ये नहीं समझा, अगर आपने ये नहीं समझा तो आगे का कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया होगा। ये आपको बहुत अच्छे से मैं बता दे रहा हूँ। और ये दोनों, ये जो 4 लाइन, हमने 3 लाइन लिखा हुआ है कि जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होता है, घनत्व तो सबसे अधिक होता है, और उसी की थ्योरी पर यह भी आधारित है। यहाँ पे इस लाइन में क्या है, अगर जल को हम 2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस पर, तो आयतन पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो 2 से 6 में जा रहा है तो 4 में जाएगा तो कम होगा ना सर। पहले क्या होता है, आयतन घटता है, फिर न्यूनतम होता है और फिर बढ़ जाता है। पहले क्या होता है, आयतन जो होता है घटता है, डिक्रीज करता है, फिर उसका सबसे न्यूनतम, क्योंकि 4 पे आएगा तो न्यूनतम आयतन होगा, अब फिर इंक्रीज कर जाता है 5 के बाद। ये क्वेश्चन खूब पूछता है, जब 2 से 10 डिग्री सेल्सियस पर पानी को गर्म किया जाता है तो क्या होता है। तो पहले आयतन घटता है, फिर न्यूनतम होता है, मतलब जितना हो सकता है कम से कम। 4 पे एकदम न्यूनतम होगा ना आयतन वॉल्यूम, और जब 6 पे चला जाएगा तो फिर वो बढ़ जाएगा, फिर बढ़ जाता है। यहां तक का मसला आपका क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे आपको समझ में आ गया घनत्व, अब वही आयतन का उल्टा घनत्व में है। तो पहले घनत्व बढ़ता है, फिर महत्तम होता है, फिर घट जाता है। महत्तम कब होगा, जब 4 डिग्री सेल्सियस होगा तो उस समय वॉल्यूम सबसे कम होगा तो आयतन सबसे ज्यादा होगा। जब वॉल्यूम, वॉल्यूम का उल्टा है आयतन यहाँ पे,
इस बातों को ध्यान रखना। अब है न्यूटन का कूलिंग लॉ। न्यूटन चाचा ने कूलिंग के संबंध में एक रूल दिया। एक क्या दिया? रूल दिया है, न्यूटन का शीतलन नियम। क्या दिया है? न्यूटन का शीतलन नियम दिया है, न्यूटन कूलिंग लॉ दिया है। इस न्यूटन के कूलिंग लॉ को आपको समझना होगा। क्या कहा था कूलिंग के संबंध में? क्या कहा था न्यूटन चाचा ने कूलिंग के संबंध में? क्या कहा था? इस नियम के अनुसार बहुत अधिक गर्म थोड़ा ठंडा होने में जितना समय लेता है, थोड़ा ठंडा पूरा ठंडा होने में उससे अधिक समय लेगा। अब ये मामला क्या है जरा समझिए। दो एग्जांपल है। एक एग्जांपल में न्यूटन चाचा ने यह बताया कि अगर कोई चीज 60 डिग्री सेल्सियस पर है, कितने पर है? 60 डिग्री सेल्सियस पर, समझिएगा ध्यान। 60 डिग्री, उससे अगर 50 होने में 5 मिनट का वक्त लगता है। ये सब पूरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, घर में भी करके देख लीजिएगा, यही होगा। हमने क्या बोला है कि जो अब देखिए 60 और 50, ज्यादा गर्म कौन होगा? जो 60 डिग्री सेल्सियस पर। तो ज्यादा गर्म को ठंडा होने में 5 मिनट लगा, मतलब 60 डिग्री सेल्सियस को 50 डिग्री सेल्सियस होने में 5 मिनट लगा। लेकिन 50 से 40 होने में, यहां भी 10 ही का घटा हुआ, 5 मिनट से अधिक का समय लगेगा। हो सकता है 7 मिनट लग जाए। यहां भी 10 ही डिग्री सेल्सियस घटा है और यहां भी 10 ही डिग्री सेल्सियस घटा है। इसी पर थ्योरी, कूलिंग लॉ जो है इसी पर है। न्यूटन का कूलिंग लॉ जो है वो इसी पर है। न्यूटन का जो कूलिंग लॉ है सर वो इसी पर आधारित है। न्यूटन चाचा का जो कूलिंग लॉ है वो इसी पर। ये कूलिंग लॉ समझ में आया तो जल्दी से 1 टाइप कीजिए फटाफट। जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं सभी लोग 1 टाइप करेंगे अगर न्यूटन का कूलिंग लॉ आपको समझ में आ गया। नहीं नहीं आया तो 2 टाइप कीजिए। अभी हम जस्ट एक बार और समझा रहे हैं, जल्दी फटाफट, मैं देख रहा हूं कमेंट, जल्दी से स्पीड में एक बार। According to this law, the amount of time taken from a very hot to slightly cold takes the time longer than it takes the to cool down the completely it will take. चलिए, तो ठीक है, बहुत लोगों को समझ में भी आया है, कुछ लोगों को नहीं भी आया है। एक बार फाइनल हम टच दे देते हैं, फाइनल तरीके से हम एक बार और अच्छे तरीके से आपको समझा देते हैं। सर एक बार फिर बता, बिल्कुल एक बार फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखने का कोशिश करेंगे। न्यूटन चाचा ने क्या बताया? न्यूटन का शीतलन नियम है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। बोला अधिक गर्म को ठंडा होने में, एक बात ऐसे समझिए, इसको छोड़ दीजिए। एगो पूरा 2 आदमी है सर, ये एगो आदमी है और ये दूसरा आदमी है। इसको कान नहीं, इसको कान नहीं है, इसको एक ही को कान है। अब समझिए, अब जरा समझिएगा, ये आदमी जो है बहुत गुस्सा वाला है, बहुत गुस्साता है, बहुत गुस्साता है। तो जो बहुत गुस्साता है वो तुरंत ठंडा हो जाता है। खूब गुस्सा, पूरा गुस्सा आएगा, मतलब जो ज्यादा गुस्सा आता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। ऐसे सुने होंगे आप कहावत। हमने क्या बताया? जो बहुत गुस्सा आता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। इसको कम ही गुस्सा आया है लेकिन बहुत देर तक, 2-3 दिन तक बात नहीं करेगा। तो ज्यादा खतरनाक कौन है, 1 वाला या 2 वाला? तो ज्यादा खतरनाक यही है ना। तो यहीं से लॉ निकाल दिया न्यूटन ने। हमने क्या बोला? इसको खूब गुस्सा आता है, ये 2 मिनट में ठंडा जाता है। इसको भी कम ही गुस्सा आता है, इतना गुस्सा नहीं आता लेकिन इसको कम आता है, लेकिन बहुत दिन तक, 2-4 दिन तक गुस्सा मिला। वही चीज न्यूटन चाचा ने बोला। न्यूटन चाचा जी ने यही बात बताया कि सर इस नियम के अनुसार बहुत अधिक गर्म, जैसे ये बहुत अधिक गर्म, अब देखिए 60 है 50,
33 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर। यहाँ पे हम बता रहे हैं दो टेम्परेचर है, एक है 60 डिग्री, एक है 50 डिग्री। तो ज्यादा कौन होगा? 60। कम क्या होगा? 50। अब 60 से 50 होने में 5 मिनट का समय लगता है, लेकिन वही कम चीज, कोई टेम्परेचर कम है, उसको ठंडा होने में ज्यादा समय लगेगा। अब 50 से 40 होने में 10 ही का अंतर हुआ है, लेकिन समय 5 मिनट से अधिक लग जाए, हो सकता है कि 7 मिनट लग जाए। यहाँ तक का पूरा मसला आपका क्लियर हो चुका होगा। यहाँ तक का पूरा डाउट, पूरा मसला आपका, न्यूटन का शीतलन नियम आपको समझ में आ गया होगा। यार न्यूमेरिकल सब में आपको जाना नहीं है सर, किस न्यूमेरिकल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आपका नॉर्मली जो आपको जहां तक जानना है वो यहाँ तक आपको कूलिंग्स लॉ में आपको जानना है। न्यूमेरिकल आपका इस चैप्टर से, न्यूमेरिकल से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो नॉर्मली जो होगा ये हीट एंड टेम्परेचर का जो चैप्टर था, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हीट एंड टेम्परेचर का चैप्टर। आज आपका क्लोज होता है, हीट एंड टेम्परेचर का चैप्टर जो है आज आपका समाप्त होता है। और फिर जो नेक्स्ट क्लास होगा फिर उसमें नया चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। 8-10 दिन और भी आपके फिजिक्स के क्लास चलेंगे, फिर आपकी केमिस्ट्री या बायोलॉजी कुछ भी आपका केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। तो हो सकता है 8 से 10 क्लास मुश्किल से, और भी आपका 10 क्लास जो है वो फिजिक्स का चलेगा, फिर आपका केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। तो आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है, हम हमेशा बताए हैं, ये याद रखिए, एग्जाम पास करने के लिए 2-3 इंपॉर्टेंट बात पर हम हमेशा चर्चा की। 2-3 इंपॉर्टेंट बात में हमने क्या बताया, क्या क्या बताया कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये चीज जिसको पता नहीं है ना, वो सिलेक्शन नहीं ले सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो न्यू स्टूडेंट है उसको पता ही नहीं हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। मार्केट में जो किताब लिखता है वो किताब लगता है, हाँ अरे भाई आप पढ़ो क्या, एक ही किताब पढ़ो, स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, स्टैंडर्ड चीजों को पढ़ो, और हमेशा सेलेक्टेड चीजों को पढ़िए। तो वो कैसे होगा? तो बुक जब भी खरीदिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खरीदिए। अब देखिए उसको तैयारी करने से पहले ना, ऐसा नहीं है पहाड़ पे चढ़ना है तो हम पहले पहाड़ चल दिए, पहले मैप देखते हैं, नक्शा देखते हैं, रास्ता देखते हैं, ये देखते हैं कहाँ पे खाई है, कहाँ पे ऊंचाई है, उन सारी चीजों को हम देखते हैं। कि हम सीधे चढ़ दिए, चलते हैं पाकिस्तान, तो पता चला कहीं रह गए अटक में, कहीं खाई में जाके रह गए। वही चीज हो जाता है तैयारी करने वाले भी अधिकतर लोगों के साथ, कि आपको पता ही नहीं है। बार बार हम कहते हैं इस बात को, और इसको जरूर अपने जीवन में उतारिए। होली भी मनाइए, लेकिन होली दिवाली सब इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन का, सब की कुछ ना कुछ खूबियां हैं, कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, और ये बहुत कठिन काम नहीं है। आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत टफ काम नहीं है। आपके गांव में कितने लोग हैं जो हिमालय पर चढ़ा है? शायद कोई भी नहीं होंगे, लेकिन नौकरी वाले तो होंगे 100 लोग, 50 लोग जरूर होंगे। बात समझ रहे हैं ना? बात समझ रहे हैं ना? कि इन सब चीजों को, थोड़े थोड़े बारीकियों को, थोड़े थोड़े चीजों को अपने जीवन में आप उतारिए, बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। और सेलेक्टेड कीजिए, ऐसा नहीं कि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसके सिलेक्शन की तरफ जाइए। और हर चैप्टर में आपको मैं बता दे रहा हूँ, जब एक चैप्टर को गौर करेंगे आप, कोई भी हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे और भी, तो फिजिक्स का मान लीजिए हीट एंड टेम्परेचर लिए आपने, तो हीट एंड टेम्परेचर में हम 4 पॉइंट को शॉर्ट लिस्टेड करने सीखे, इसमें 5 पॉइंट हमें पता होना चाहिए।
हमें प्रोफेसर थोड़ी पढ़ना बनना है सर, प्रोफेसर हमें थोड़ी बनना है। अरे एक सब्जेक्ट से 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है, और कितना आता है, एक सब्जेक्ट से 3-4 नंबर का क्वेश्चन, और उस सब्जेक्ट में उतना चैप्टर है। हाँ, हो सकता है कि अगर आप पढ़े फिजिक्स में 10 चैप्टर, हो सकता है 3 ही चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आए। कभी बात को सोचते हैं, और 3 चैप्टर से ही आए क्वेश्चन, और उसी के 2-3 टॉपिक से आ गए। तब आप ये जो 7 चैप्टर आप पढ़े थे, देखिएगा कोई लोग को बैठ के एक ही चैप्टर पे ऐसा ऐसा बात बनाएगा जिसका कोई जरूरत नहीं है। बोलेगा पृथ्वी अगर सूर्य से चिपक जाएगा सर तो क्या होगा, अगर हिमालय टूट गया तो क्या होगा। फिलोसफर बनना है, रिसर्चर बनना है, गवर्नमेंट जॉब में ये सब कहीं कोई मतलब नहीं है। तो जितना जरूरी था, जितना इंपॉर्टेंट था, हमने बता दिया। जय हिंद, जय भारत। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। पूरे प्रॉपर वे में चीजों को देखिएगा, समझिएगा। चलिए बाय बाय, टेक।